भारतीय सनातन संस्कृति इसका मूल आधार है। खास करके भारतवर्ष में तो यदि वृष्टि विज्ञान के पीछे का मूल कारण देखा जाए तो यज्ञ हुआ करते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने यज्ञ पर बड़ा ध्यान दिया। यज्ञ करना, यज्ञ कराना ये ब्राह्मणों का सबसे श्रेष्ठ कर्म हुआ करता है। तो उस यज्ञ की क्या विधि हो, यज्ञ के द्वारा कैसे पर्जन्य बनते हैं और उन पर्जन्यों के द्वारा कैसे वर्षा हुआ करती है, अन्न की कैसे उत्पत्ति हुआ करती है, इन सब पर विचार समस्त वैदिक वाङ्मय में खूब मिलता है। तो यज्ञ का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके लिए गीता में कहा, विद्यहीनम शिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। यज्ञ के 5 स्तंभ है जो सबके आधार हुआ करते यज्ञ करने के। पहला है विधि, दूसरा है अन्न, और तीसरा है विद्यहीनम शिष्टानम मंत्र ही, तीसरा है मंत्र, चौथा है दक्षिणा और पांचवा है श्रद्धा। तो यह अन्न की उत्पत्ति तभी होगी जब वृष्टि होगी, और अन्न का संबंध वृष्टि से है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। ये यज्ञ कर्म करने से, देखिए, जब तक हमें इस सृष्टि में अन्न ना हो तब तक यज्ञ करना भी संभव नहीं है, क्योंकि अन्नदान और ब्राह्मण भोजन इत्यादि अन्न से ही हुआ करता है। भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के साथ साथ हमारे पास क्या है कि कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाएं ऐसे कम प्रदेश होंगे जहां ये सुविधा हुआ करती है। इधर पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि में ऐसा है, लेकिन बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा है कि अभी भी वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है। वहां जो वर्षा से जो अन्न हुआ करता है उसी से ही मानव जीवन चला करता है। तो ये वृष्टि का बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग हुआ करता है किसानों के लिए। खास करके मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसलिए हमारे यहाँ तो वृष्टि साधारणतः बरसात को ही वृष्टि मानते हैं कि 4 महीने जो बरसात के होते हैं उसी को वृष्टि है, लेकिन हमारे यहाँ 2 सीजन के वर्षा हुआ करती है। मैं महोदय से, संचालक महोदय और सचिव साहब से निवेदन करता हूँ कि समय का कितना रहेगा, क्या 7 बजे में पूरा करना या थोड़ा आगे भी चल सकता है? आगे जा सकता है सर, आप व्याख्यान करें। हाँ, इसीलिए थोड़ा, तो मेरा कहने का मतलब ये कि कहीं कहीं वर्ष में 2 बारी भी वर्षा होती है। खास करके सर्दी और बरसात, ये वर्षा ऋतु के 4 महीने, 2 महीने वर्षा ऋतु के, 2 शरद ऋतु के, जिन पर आज खुल करके इन विद्वानों ने खूब चर्चा की। वास्तव में कार्तिक से लेकर के अश्विनी पर्यंत ये सब का सब खेल है, और ज्योतिष का ये, अगर इसके पीछे रहस्य देखा जाए तो क्यों, जैसे मैंने कहा कि यज्ञ से ये सब निर्भर हुआ करता है। यज्ञ में आहुति दी जाती है, यहाँ से हम प्रारंभ करें। यज्ञ में आहुति दी गई अन्न की, और उस अन्न की आहुति के द्वारा उसका सूक्ष्म रूप लेकर के सूर्यों की किरणों ने उन आहुति द्वारा दी गई आहुति का विशेष अंश ग्रहण किया, और सूर्यों की किरणों से वो अंश मेघ ने ग्रहण किया, और मेघ ने वर्षा के रूप में उस अंश को पृथ्वी पर बरसाया, और उसी अंश से अन्न की उत्पत्ति हुई, और अन्न से प्रजा पालन हुआ, अन्न से प्राण हुआ करते हैं। तो ये इस तरह का ये सृष्टि क्रम में यज्ञ का महत्व हुआ करता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि ये गर्भ धारण क्या करते हैं, और 8 महीने तक ये गर्भ धारण क्या करता है, जैसे रामायण में भी एक बहुत उत्तम श्लोक मिलता है। वाल्मीकि रामायण में कहा, अष्टमासा धितम गर्भम भास्करास्य गभस्तिभिः रसम सर्वम समुद्र क्षणाः द्यौ प्रसूयते रसायनम। तो इस तरह से 8 महीने पहले क्या होता है कि अन्न में, जैसे मैंने कहा कि सूर्य उसको ग्रहण करके आकाश मार्ग से उसको वृष्टि के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद अग्नौ प्रास्ताः आहुतिः सम्यग् आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात्
जायते वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। तो इस तरह से क्रमशः ये हमारे पास अन्न का स्रोत कैसे हुआ करता है। और एक बात तो इसमें जो सब आज के इस विषय का जो मुख्य सार है कि इसमें सारा का सारा ज्योतिष का खेल है। जैसे कहा प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम की जब बात करते हैं, चंद्रार्को यत्र साक्षिणौ, और इस आज के इस वृष्टि विज्ञान के और कादम्बनी के इस मेघमाला के इस विषय में भी सारा सूर्य और चंद्रमा का ही खेल है। क्योंकि मैं उन बातों को दोबारा नहीं कहना चाहूंगा जो तीन विद्वानों ने कह दी, तो कुछ सार रूप में मैं आपके समक्ष कुछ बात रख करके आज के व्याख्यान को संपन्न करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये सारा तिथि बार और नक्षत्र का जो जितना भी सारा का सारा व्याख्यान थे इन विद्वानों के, वो उसी पर आधारित है। क्योंकि उन तिथि और बार का संयोग सूर्य और चंद्रमा के कारण ही हुआ करता है। और नक्षत्र के बारे में तो कहा, जहां वो 12 मास अध्याय का प्रारंभ हुआ जहां से, तो प्रथम श्लोक में कहा वृष्टि सर्वेषु मासेषु नक्षत्राणाम समृद्धये बहुक्षीरः घृता गाय प्रजाच निरुपद्रवः। ऐसे में जब वृष्टि में सबसे पहले लक्षण बताया कि अगर प्रत्येक मास में 8 महीने तक नक्षत्र वृद्धि हो। ये नक्षत्र वृद्धि कैसे हुआ करती है, जब इसको ज्योतिष की दृष्टि से जानते तो नक्षत्र वृद्धि तब हुआ करती है जब एक नक्षत्र पूरा आज 60 घटी रहा और कल फिर अधिक हुआ, कल भी सुबह प्रातः काल 2 सूर्योदय को वो नक्षत्र स्पर्श करता है तो नक्षत्र वृद्धि हुआ करती है। अगर ऐसा बोलते वो नक्षत्र वृद्धि होती है तो समझो कि आगे ये अत्यंत अग्रिम मासों में इसका बहुत ही उत्तम शुभ फल हुआ करता है। उसके साथ तिथि वृद्धि की बात की, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि कैसे हुआ करती है उस पर थोड़ा अग्र विचार किया जाए तो तिथि वृद्धि और तिथि क्षय का भी एक ही लक्षण है कि जो तिथि 2 सूर्योदय को देखती हो उसमें तिथि वृद्धि हुआ करती है, और जो तिथि 2 सूर्योदय को स्पर्श ना करती हो क्षय होती है। जैसे आज तृतीया का क्षय है, क्योंकि तृतीया ने आज का सूर्योदय नहीं देखा, कल भी सूर्योदय से पहले खत्म हो रही है। तो इस तरह से ये तिथि क्षय और तिथि वृद्धि के कारण कैसे कैसे उसका संबंध हुआ करता है। और इसी तिथि क्षय और तिथि वृद्धि के कारण ही क्षय मास और अधिक मास का भी संबंध हुआ करता है। वो तो खैर सिद्धांत की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हर 32 महीने के बाद अधिक मास क्यों आता है, क्योंकि तिथि क्षय का उसमें कारण हुआ करता है। तो खूब सारी चर्चा जब तिथियों के बारे में हमें पता लगा, सूर्य और चंद्रमा के बारे में खूब चर्चा हुई कि आर्द्रा नक्षत्र हो, आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य आए तो उस वक्त उसके 8 महीने आगे तक वृष्टि, 4 महीने तक आगे तक वृष्टि का सूचना दी उसने। बहुत सुंदर मधुसूदन ओझा जी ने यहाँ लिखा कि यदि अब ये आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य कब आए, पहले तो सोचने का ये समाज में बतलाना जरूरी है। विद्वानों की दृष्टि से तो पता है कि आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य आ गया तो आर्द्रा गीला होने का लक्षण है, अब वृष्टि हो सकती है समाज में। तो लेकिन आर्द्रा नक्षत्र कब आते हैं सूर्य, आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य संभवतः 22-23 जून को आते हैं। मिथुन राशि का जो निर्माण हुआ, मृगशिरा का 2 चरण, आर्द्रा और पूर्ण वसु के 3 चरण। तो मृगशिरा के जो पहले के दो चरण वृषभ में गए, 2 मिथुन में, तो 2 चरणों का मतलब है 6 घटी 40 पर 6 अंश 40 कला। इतनी देर तक कौन रहेगा, मृगशिरा रहेगा। तो लगभग 6 दिन का आसपास का मान माना जाए। तो अगर 15 जून को संक्रांति होती है तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में ही आषाढ़ मास होगा, और उसमें मिथुन का सूर्य उस वक्त रहेगा। और मिथुन में सूर्य पहले 6 अंश 40 कला तक किस में रहेंगे, मृगशिरा में रहेंगे, और उसके बाद आर्द्रा में आएंगे और 13 दिन 20 कला वहां तक 13 अंश 20 कला का मान उसमें आर्द्रा में रहेगा। तो ये लगभग ये काल जो है 22 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच का काल होगा, जहां से अग्रिम वर्षा ऋतु का जो अनुमान करते हैं। इसलिए प्राय अगर आपने देखा होगा जब हमारे मौसम विज्ञान वाले निर्धारित करते हैं उत्तर भारत में अब मॉनसून आ रहा है, तो जून के अंत में
प्राय दिल्ली इत्यादि क्षेत्र में हम सुनते हैं 29 जून को आ रहा है, कभी आगे बढ़ गया तो 3-4 जुलाई तक जाता है, कभी जल्दी अगर मानसून आता तो 25-26 जून तक मानसून आता है। तो ये मानसून आने का कारण क्या है? सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश। और इस तरह से मानसून की हमें सूचना मिलती है। एक एक विषय को हम गंभीरता से अगर देखते हैं, देखिए क्या है कि ग्रंथ तो बताता है, ग्रंथ बताने के बाद उसको समाज उसको किस भाव से लेता है। समाज को ये जानकारी आर्द्रा नक्षत्र की नहीं है, लेकिन समाज को ये जानकारी है कि जब जून का अंतिम सप्ताह होता है तो मानसून आती है। लेकिन आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने कहा कि आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का आगमन होने पर ये ऐसा हुआ करता है। तो ऐसे अनेक अनेक विषय हैं जिनको हम अच्छी तरह से अगर उस पर शोध किया जाए, उसको खोल करके बता दिया जाए, तो उससे निश्चित ही अवश्य ही कल्याण होगा। कितनी वृष्टि होगी, कितनी इस साल वर्षा होनी है, ये भी सब बताते हैं। अलग अलग उसने कहा अब्द विंशोपकः वारे ही पंचम्याम शुक्ल कार्तिके है, और कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन जितना जो बार हो उस बार के अनुसार आगे वृष्टि हुआ करती है। प्रत्येक मास का बार बताया उन्होंने। अगर बोलते हैं रविवार को होती है तो दिंग अर्थात 10 विश्व, और चंद्रवार को होती है तो नख 20 विश्व, और यदि मंगलवार को हो तो अष्ट, बुधवार को तो आदित्य द्वादश, और गुरुवार को यदि वो कौन सा शुक्ल पंचमी हो, कार्तिक शुक्ल पंचमी अगर गुरुवार को हो तो द्वितीय 18 विश्व, और शुक्रवार को यदि हो पंचमी तो 16 विश्व, और यदि शनिवार को हो तो 5 विश्व वर्षा होती है पूरे साल में। ऐसा ऐसा भी वहां हमें मिलता है इस ग्रंथ में। और बहुत सुंदर बातें और भी कही कि यदि कार्तिक शुक्ल में एकादशी की बात कही, लेकिन ये सब मैंने जैसे कहा कि पंचमी को क्या स्थिति होगी, कार्तिक शुक्ल पंचमी को सूर्य और चंद्रमा की क्या स्थिति हुआ करती है। दोनों लगभग लगभग पंचमी के दिन मूल नक्षत्र में चंद्रमा प्रविष्ट हो जाएगा धनु राशि में, और तुला राशि में उस वक्त सूर्य रहेंगे। तो इस तरह से वो चंद्रमा और सूर्य का राशि में परिवर्तन होना और अमावस्या से लेकर के पूर्णमासी का सारा काल सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। और बिजली चमकने के लक्षण से भी वर्षा का अनुमान किया गया। अगर बोलते अष्ट 8वें श्लोक में कहते हैं इस कार्तिक मास के, यदि बिजली गर्जती हो कार्तिक शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन अगर बिजली गर्जना हो, और मेघ बादल अच्छे रंग काले रंग के हो तो भी वर्षा हुआ करती है आगे चातुर्मास में। तो ये चातुर्मास का लक्षण प्राय तो सब जानते हैं कि चातुर्मास कब होता है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच को चातुर्मास कहते हैं। और ये 2 वर्षा ऋतु के महीने और 2 शरद ऋतु के महीनों में ये चातुर्मास हुआ करता है। बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ आज हमारे बीच जो ये विद्वानों ने। क्या मैं कहूं कि क्या आषाढ़ी योग है, क्या स्वाति योग है, रोहिणी योग है, खूब चर्चा की अक्षय तृतीया से लेकर के इन्होंने बहुत सुंदर वैशाख मास की बात की ही। वैशाख में जब सूर्य भगवान मेष राशि में प्रविष्ट होते हैं सूर्य नारायण, उस वक्त की बात की कि घरों में बड़ा मंगल उत्सव मनाया जाता है वैसाखी को। और किसान कृषक देखिए पंजाब इत्यादि में जहाँ कृषि प्रधान ये सब क्षेत्र है, वहाँ वैसाखी को बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 2 दिन हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और बैसाखी, यहाँ ये 2 उत्सव के ही त्योहार के मुख्य दिन हुआ करते हैं। बैसाखी का सीधा कृषक से संबंध है, जैसे उस ब्रह्मानंद जी ने भी कहा था कि किसान बड़े उत्साह पूर्वक अपने घरों में मंगल गीत इत्यादि गाते हैं, घरों का लेपन होता है, सफाई पूरे घरों की सफाई की जाती है। और वैसाखी के पूर्व संध्या पर अपने घरों में एक ब्रास नाम का एक वृक्ष है, उसका लाल फूल होता है। ब्रास का रस भी आप देखते हैं ठंडाई होती है उसमें, तो उस ब्रास के पुष्प की माला है अपने घरों में लगाते हैं। एक एक अगर ग्रामीण परिवेश में जो व्यक्ति रहा है उसको ये सब पता है। एक एक किसान, प्रत्येक किसान प्राचीन आज से 20-30 साल पीछे चले जाए तो सब बहुत जानकारियां होती थी। पक्षी के चहचहाने से, कौवे के बोलने से, कबूतर के बोलने से इत्यादि इत्यादि जानवरों के श्रृंगाल इत्यादि की वाणी से भी वर्षा का अनुमान किया जा सकता था
अनेक प्रकार से स्वाति रोहिणी इत्यादि योगों के द्वारा परीक्षण करने की विधि हमारे यहाँ बताई गई है। और हवा के रुख से भी पता चलता है कि कितने दिनों में वर्षा होगी, कैसे बारिश होगी, बरसात का मौसम कैसे इस वर्ष रहेगा। और मैंने जैसे कहा कि पर्वतीय प्रदेशों में तो सर्दी के भी 3 महीने वर्षा होती है और वो दिसंबर जनवरी फरवरी में बर्फ इत्यादि गिरता है। तो एक गर्भ धारण का जो कार्तिक में गर्भ धारण हुआ, इसलिए हमारे कार्तिक के महीने में वर्षा पर्वतीय प्रदेशों में अच्छी नहीं मानती। यद्यपि मधुसूदन ओझा जी ने कार्तिक की वर्षा को भी कहीं कहीं अच्छा माना, लेकिन कार्तिक की प्राय वर्षा के कारण का ये मतलब है कि अगर कार्तिक में वर्षा होती है तो आगे दिसंबर जनवरी फरवरी में जो हिमपात होता है पर्वतीय प्रदेशों में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि वो गर्भ धारण पुष्ट नहीं हो पाता गर्भ, और वो बीच में ही गर्भस्राव हो जाता है। ठीक ऐसे ही अभी चैत्र मास का हुआ करता है। रेवती नक्षत्र में जब सूर्य रहते हैं, इन दिनों है, क्योंकि सूर्य रेवती अंत में मीनांत हो जाता है। अभी सूर्य भगवान ठीक रेवती में प्रविष्ट होने वाले एक आधे दिन में। अगर अगले 14 तारीख को अगर संक्रांति होती है तो संभवतः 1 तारीख कल सूर्य रेवती में प्रविष्ट हो जाएंगे और अग्रिम 13 दिन तक जो है वो रेवती में रहेंगे। तो उस काल में भी बोलते हैं अगर गर्भपात हो गया, अगर वर्षा हुई ना, तो आगे चातुर्मास में जो होने वाला बरसात वाला वो कहीं ना कहीं वो बरसात होने में कमी रहेगी। और इस वक्त भी गर्भ पुष्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वृष्टि हो जाती है तो गर्भपात हो जाता है। ये सब बड़ा साइंटिफिकली है। और ज्योतिष का एक एक विषय इतना गंभीरता से, चाहे हम बृहत संहिता का मैं ले, जहाँ रोहिणी आषाढ़ी योग की चर्चा खूब आचार्य ब्राह्मण ने की, या चाहे हम कादम्बिनी को ले जो मधुसूदन ओझा जी ने बहुत सुंदर तरीके से, ठीक एक लगता कि एक कृषक का बेटा है और उस तरह से चिंतन करके इस ग्रंथ का लेखन किया है। खूब सारा विस्तार से, अधिक विस्तार से इन्होंने खूब काम किया हुआ है।